बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 मार्च है और पीर का दिन है। बात करेंगे अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। कोशिश है कि इसमें जितने भी डेवलपमेंट्स मेरे हाथ आती हैं, कोशिश होती है वो उसी तरह आपके साथ शेयर करूँ। कोई इस हफ़्ता जो है, ये जो हफ़्ता अब आज शुरू हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पेशरफ्त होने वाली है, बहुत अहम पेशरफ्त होने वाली है। और इस हफ़्ते में बहुत कुछ इस केस में होता हुआ नज़र आएगा। एक तो आपको बता दूं कि जी जो एहसन शाह है उसके मोबाइल में से कुछ चीज़ें मिली थी। अब बाकायदा उसका फोरेंसिक करवाया गया है। उस फोरेंसिक में क्या कुछ सामने आया है और वो क्या होने जा रहा है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। एहसन शाह की पहली पेशी के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ गोगी भट्ट का पहला राबता हुआ है, किससे राबता हुआ है और क्या जवाब आगे से मिला है, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तीफ़ी भट्ट की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस केस में, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी भी इस केस को लेकर जो है कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो बाकायदा तौर पे हुकूमत पंजाब का इसमें मौक़िफ़ है इस केस में, वो भी आज जो है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो कोशिश है कि जितनी भी मैंने 1-2 दिन इस मामले के ऊपर वीडियो नहीं की, तो इस दौरान जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो इंशाअल्लाह आज आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और फेसबुक पेज पे भी वीडियोस अपलोड होती हैं, वीडियोस को जो है वो लाइक करें, पेज को फॉलो करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। इस केस में मरकज़ी मुल्ज़मान अब तो बाकायदा तौर पे सामने आ चुके हैं। एहसन शाह है जी, जो मेन सहूलतकार भी है, मलिक सुहेल है, इन लोगों से असल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है। साथ में गोगी तीफ़ी भट्ट मरकज़ी मुल्ज़मान जो बाकायदा तौर पे नॉमिनेटेड हैं FIR में। उसके अलावा जी इसमें दानी, अब बाकायदा तौर पे दानी भट्ट का नाम भी आ गया है और ये जो है तीफ़ी भट्ट का साला है, बरादरी नस्बती जिसको कहते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि यहाँ तक जो है ये मामला पहुँचा। पुलिस जो JIT तफ्तीश कर रही है उसमें क्या है, JIT ने एक और स्टेप लिया है और वो ये है कि जो एहसन शाह का मोबाइल फ़ोन है उसमें से वीडियोज़ ऑडियोज़ मिल गई थी, मैं आपको बता चुका हूँ। आपका ये सवाल होगा कि जी फिर उसका क्या फोरेंसिक की क्या, फोरेंसिक इसलिए करवाया गया है मोबाइल फ़ोन का कि जी ताकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ चीज़ें डिलीट कर दी जाती हैं। जब फोरेंसिक करवाया जाता है तो उसमें वो चीज़ें जो डिलीटेड होती हैं वो भी रिकवर करने के चांसेस होते हैं। तो मोबाइल का फोरेंसिक हो गया और मोबाइल फोरेंसिक में पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ मज़ीद वीडियोज़ भी मिल गई हैं जो कि पुलिस को मज़ीद हेल्प करेंगी इस केस को मजबूत बनाने में। और ये वीडियोज़ लिंक टू अमीर बालाज और तीफ़ी भट्ट और इसी मामले से हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट है इस केस में जो हुई है। अच्छा, अब आता हूँ कि जी इस मोबाइल के फोरेंसिक के बाद जो है अहम सबूत के तौर पर ये चीज़ें जो है पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में रख ली हैं। और इसी हफ्ते ये जो वीक शुरू हुआ है मेरी इतलात के मुताबिक, और इस बात को हारून साहब जो साफ़ी हैं उन्होंने भी कंफर्म किया, मोहम्मद हारून, कि जी जो है इस हफ्ते पुलिस जो है वो अपना चालान, अब वो स्टेज आ गई है। आपको पता है कि हमारे मुल्क का ये कानून है कि अगर कोई वाक़या हो जाता है तो 14 दिन के अंदर पुलिस ने अपना चालान जमा करवाना होता है। लेकिन आल्दो पुलिस इस मामले में लेट है, और लेट क्यों है वो भी आगे चल के जो पुलिस का जो हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है आगे चल के आपको बताता हूँ। इसका एक आपको और ख़बर दे दूँ, वो ये है कि इस हफ़्ते में उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है, ज़रा ये बता रहे हैं कि इस केस का बाकायदा तौर पे चालान जो है वो पुलिस मुरतब करके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जमा करवाएगी। पहले चालान प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जमा होता है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, कोई कमी बेशी होती है वापस पुलिस को भेजता है और पुलिस फिर एक बार फिर प्रोसिक्यूशन को जमा करवाती है और ये चालान जो है वो अदालत में आ जाता है। तो अहम पेशरफ्त है इस केस के हवाले से, क्योंकि चालान सबसे बड़ी चीज़ होता है। चालान में बाकायदा किरदार जो है वो पुलिस मेंशन करती है कि इस बंदे से हमने ये तफ्तीश की है, ये चीज़ें मिली हैं और इस बंदे का इस कत्ल में या इस केस में ये किरदार है। तो आप समझ लें कि केस आगे चल पड़ा है। ये चालान जमा होगा, उसके बाद जो है इस केस का ट्रायल होगा और आगे मामला बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि इस हफ्ते जो है इस केस का चालान जमा होगा, अब अदालत में भी पेश किया जाएगा। फिर क्या होगा, साथ ही इसी हफ्ते ये अहम डेवलपमेंट होने वाली है कि एहसन शाह समेत जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, 7 मुल्ज़मान कहा जा रहा है जो गिरफ़्तार हैं, उनको इसी हफ्ते अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। और कहा यह जा रहा है कि जो ही चालान जमा होगा तो मुल्ज़मान को भी अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जब मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया जाएगा तो पुलिस अब उनका रिमांड मांगेगी तफ्तीश के लिए। जितनी तफ्तीश हो चुकी वो तो हो चुकी, लेकिन 14 दिन का रिमांड वक्फे से पुलिस ले सकती होती है जो इस तरह के केसेस होते हैं। तो पुलिस अब कितना रिमांड
वैसे तो पुलिस शुरू में 14, 10 दिन, 12 दिन का रिमांड मांगती है, डिपेंड करता है अदालत कितना देती होती है। अमूमन 2 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन का रिमांड मिलता होता है। उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि जब चालान जमा होगा तो इनको साथ पेश किया जाएगा। ये पहली पेशी होगी, इसमें देखा जाएगा वो टिंड वाली बात कितनी सच्ची है, क्या कुछ जो सोशल मीडिया के ऊपर हम आपको बताते रहे और जो पुलिस कहती रही है उसमें कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी है, सामने आ जाएगा। तो इसी हफ्ते उनको जो है अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है और उसमें रिमांड भी होगा और रिमांड के बाद आगे मामला बढ़ेगा। तो ये दूसरी डेवलपमेंट है जो इस केस। अब आता हूँ गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट के हवाले से। गोगी भट्ट जो है आपको पता है और तीफ़ी भट्ट इस केस के मरकज़ी मुलज़मान है। इतलात ये है, इन्फॉर्मेशन है कि जी गोगी भट्ट ने बाकायदा तौर पे कुछ वकला से रब्ता किया है जो लाहौर बेस्ड हैं, अच्छे वकील हैं। उनसे रब्ता करके गोगी भट्ट ने अपनी हिफाजती ज़मानत, जब कोई शख्स मुलज़म हो जाता है तो फिर उस पर ये जो है अगर उसने गिरफ़्तारी से बचना है तो आपको पता है वो जो है प्री अरेस्ट एक बेल करवाई जाती है, हिफाजती ज़मानत होती है और उसमें यही मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि जी मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए, मैं अदालत में पेश होना चाहता हूँ और शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ। तो हिफाजती ज़मानत के लिए वकला से जो है गोगी भट्ट ने रब्ता किया है, लेकिन जिन वकला से उसकी बात हुई है उन वकला ने गोगी भट्ट को इनकार कर दिया है कि हम आपका केस नहीं ले सकते। वजूहत यही है, ज़ाहिर है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, बहुत हाइप ले चुका है और ज़्यादातर लोगों का यही मौक़िफ़ है कि जी जुल्म हुआ है। ज़ाहिर है अमीर बलाच के साथ कत्ल किया गया है और कत्ल के मामले में ज़ाहिर है लोगों के अपने जो है इसके साथ इमोशंस जुड़े हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए वकला ने जो है बाकायदा तौर पे जिन वकला से रब्ता किया गया, इतलात ये है कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपका केस नहीं ले सकते। अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, किसी बड़े वकील को हायर कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक रब्ते पे इनकार कर दिया गया है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है गोगी भट्ट को लेकर कि जी ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। गोगी भट्ट अभी तक रोपोश है, पुलिस के जो है हाथ नहीं आया। इतलात ये है कि पुलिस के पास है, लेकिन ये चीज़ है कि जी वकला से रब्ता हुआ है, अब पुलिस से ही हुआ है या वो डिपेंड करता है, लेकिन रब्ता हुआ है। बहरहाल एक ये चीज़ थी। अब आता हूँ तीफ़ी भट्ट के ऊपर। तीफ़ी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क है। अब जो रेड वारंट वाला मामला था उसको जब चेक किया गया तो सूरत हाल ये है कि पुलिस अब अपना चालान जमा करवाएगी और साथ ही उसका किरदार जब मेंशन किया जाएगा तो उसको इश्तिहारी मफरूर करार दिलवा कर पुलिस उस मामले को आगे बढ़ाएगी जो रेड वारंट वाला मामला है। और फिर पुलिस की ये कोशिश होगी कि इजाज़त ले अदालत से, अदालत ऑर्डर करेगी कि इस मुलज़िम को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए और फिर उसके बाद वज़ारत दाखिला से रुजू करके उन रेड वारंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और तीफ़ी भट्ट को जो है पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो चालान जमा होना है ये समझें इस केस की इब्तदा होगी और ये सारे मामलात। और सबसे बड़ी ख़बर, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि ये इसी हफ्ते उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो भी यही कह रहा है कि काफ़ी हद तक जो है काम मुकम्मल हो चुका है, अब बाकी इतनी कोई चीज़ रह नहीं गई। फ्रेंसिक करवाना था, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, बाकी मामलात हैं। तो इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि ये सारी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक और चीज़, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं फराद अली शाह साहब, उनको मैं देख रहा था, उन्होंने इस केस के हवाले से बात की और उन्होंने ये कहा कि जी वैसे वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि 14 दिन के अंदर जो है चालान जमा करवाना होता है, लेकिन बाज़ केसेस में केसेस की नोयत को देखते हुए, उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए चालान थोड़ा सा लेट हो सकता होता है, क्योंकि पुलिस कोशिश कर रही होती है कि वो कोई ऐसी चीज़ चालान में ना छोड़े। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा होता है कि जिसके ऊपर मुलज़िम को रिलीफ मिलने के चांसेस हों या जिसमें मज़ीद कुछ खामियां जो है रह जाएँ। तो इस वजह से और कुछ तफ्तीश मज़ीद होना होती है, इसलिए पुलिस पे ये बाइंड होता है कि उसने 14 दिन में मुकम्मल या नामुकम्मल दोनों सूरतों में चालान जमा करवाना होता है। लेकिन उनका ये कहना है फराद अली शाह साहब का कि जी इसमें भी चालान 14 दिन में तो जमा नहीं हो सका, क्योंकि मेरे ख्याल से इस केस को अब अगर मैं तारीख़ का हिसाब लगाऊँ तो मेरे ख्याल से 22-23 दिन हो गए हैं। तो वो कहते हैं ये ठीक है, बट टाइम लग रहा है। कोशिश यही है कि इसका बहुत बेहतर और मजबूत चालान बना के पेश किया जाए। देर ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, तो देर ज़रूर है, लेकिन इसमें इंशाअल्लाह वो उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि जल्द जो है इसका चालान सामने आ जाएगा। और इसी हफ्ते, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी हफ्ते इस केस का चालान जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आके अदालत के हद तक जमा हो जाएगा और मुलज़मान की भी पेशी हो जाएगी। अब इस मामले को लेकर मॉडर्न टेक्निक्स, पुलिस का ये कहना है, JIT कह रही है हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजूहत यही हैं, मुज़फ़्फ़र शाह जो कत्ल करने वाला था वो मौके पे ही मारा गया था। अब पुलिस ने जो मरकज़ी मुलज़मान FIR में नामज़द किए गए हैं उनका लिंक इस कत्ल के साथ जो जोड़ना है वो ज़ाहिर है फिर
उसके लिए उनको सबूत, क्लूज़, कड़ियाँ मिला के सारी चीज़ें करके तो अदालत के सामने रखनी होंगी, क्योंकि अदालत जो है वो हमेशा आपके चालान को और इन चीज़ों को देखकर उसके ऊपर फैसला करती होती है, ना कि ये कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। उस कातिल ने, इवन मैंने एक केस ऐसा भी कवर किया हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पे जो मर्डरर है कातिल, उसने हमारे सामने मेरे ही चैनल के ऊपर, मैंने जब वो निकला तो मैंने बात की और फिर वो बहुत सारा मीडिया के ऊपर चली भी थी, हर जगह वो वाली तस्वीरें और मौजूद है, वो मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ, वो इंटरव्यू है। तो उसमें उसने कह दिया था कि जी मैंने मारा है, लेकिन अदालत में जाकर वो मुकर गया। तो जो वीडियोज़ और ये चीज़ें होती हैं, इनका अदालत में कोई ताल्लुक़ नहीं था जब तक मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान खुद जाके कातिल ना कह दे। इसमें तो कातिल मारा गया है, तो अब जो बाकी लोग हैं उनके साथ ताल्लुक़ पुलिस कैसे जोड़ती है, डिपेंड करता है पुलिस इसको किस तरह मजबूत चालान बना के पेश करती है। वरना चांसेस होते हैं कि इस तरह के जो मामलात होते हैं जिनमें 109 लगती है, मनसूबाबंदी में, साजिश में, किसी और मामले में अगर किसी को रखा जाता है तो बहुत वीक मामला होता है और उसमें रिहाई के बड़े चांसेस होते हैं। देखते हैं जी इंशाल्लाह इस केस के हवाले से और मजीद केस के हवाले से जो डेवलपमेंट्स होंगे, जो चीज़ें सामने आएंगी, इसी तरह आपके साथ शेयर किया करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।